नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के प्रचार प्रसार का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। महाकुंभ का भव्य आयोजन योगी के प्रयासों की देन है और अब योगी मंत्रिमंडल की बैठक भी महाकुंभ में होने जा रही है। बुधवार 22 जनवरी को योगी सरकार की कैबिनेट बैठक हो रही है और इस बैठक में योगी सरकार के सभी 54 मंत्रियों को बुलाया गया है। इस बैठक में प्रदेश को कई सौगात देने वाली योजनाओं और प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी और उसके बाद सीएम योगी पूरे मंत्रिमंडल के साथ त्रिवेणी संगम की पावन धरा में डुबकी भी लगाएंगे। महाकुंभ में योगी सरकार की बैठक अरैल के त्रिवेणी संकुल में दोपहर 12 बजे शुरू होगी। संगम में स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को असुविधा ना हो, इसके लिए अरैल में बैठक करने का फैसला लिया गया है। बैठक के बाद सभी मंत्री अरैल वीआईपी घाट से मोटर बोट के जरिए संगम जाएंगे और यहां सीएम योगी समेत सभी मंत्री विधिवत पूजन करेंगे। इसके बाद संगम तट पर बनी जेटी के जरिए त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाएंगे। प्रयागराज महाकुंभ में आयोजित इस कैबिनेट बैठक में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के विस्तार के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। चित्रकूट से 12 तक नए लिंक एक्सप्रेसवे का प्रस्ताव भी पास हो सकता है। इसके अलावा बिजली के निजीकरण के प्रस्ताव को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। साथ ही गन्ना का परामर्शी मूल्य भी तय किया जा सकता है। आपको बता दें कि 2019 में प्रयागराज अर्ध कुंभ के दौरान भी सीएम योगी ने पूरे मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई थी और इस बैठक में मेरठ से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेसवे के प्रस्ताव को मंजूरी मिली थी। इस बार की बैठक की तैयारियों के लिए आइए सीधे चलते हैं प्रयागराज महाकुंभ में और चलिए अपडेट ले लेते हैं कि आखिर क्या कुछ खास कल की इस बैठक में होने वाला है। संगम तट पर ये कैबिनेट की बैठक होने वाली है। इस पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ संवाददाता अभिषेक इस वक्त जुड़ गए हैं। अभिषेक, सीधा आपके पास आते हुए, महाकुंभ में योगी मंत्रिमंडल की बैठक का आयोजन होने जा रहा है। किन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर यह बैठक महाकुंभ में हो रही है और क्या कुछ खास फैसले, बड़ी चीजें, विशेष फैसले देखने को मिल सकते हैं कल? देखिए, विशेष फैसलों की बात करने से पहले मैं आपको बताऊं कि 2019 में जब अर्ध कुंभ आयोजित हुआ था प्रयागराज में, तब भी यहाँ पर कैबिनेट की बैठक हुई थी और तब गंगा एक्सप्रेसवे को मंजूरी मिली थी। वही गंगा एक्सप्रेसवे जो प्रयागराज से मेरठ तक जा रहा है और मेरठ से प्रयागराज को एक बार में जोड़ रहा है। बताया जा रहा है कि इस बार भी 7 जिले जो प्रयागराज के आसपास के हैं, जिनमें गाजीपुर है, जिनमें वाराणसी है, जिनमें मऊ है और आसपास के जो 7 जिले हैं प्रयागराज के, उनको जोड़कर एक धर्मार्थ कॉरिडोर बनाया जा सकता है। एक ऐसा प्राधिकरण बनाया जा सकता है जहां विशेष रूप से धर्म स्थलों को विकसित किया जाएगा। सुबह 12 बजे अरैल में ये सीएम योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट की बैठक है। बैठक में सभी 54 मंत्री मौजूद रहेंगे। कैबिनेट मंत्री, दर्जा प्राप्त कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री और राज्य मंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे। सभी 54 सदस्य जो कैबिनेट के हैं, उनमें से एक सदस्य इस बार कम है क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री जितेंद्र प्रसाद चुनाव जीतकर लोकसभा सांसद बन चुके हैं, तो ऐसे में उनकी जगह पर किसी नए मंत्रियों को शामिल नहीं किया गया है। लेकिन बताया जा रहा है कि जितने मंत्रिमंडल के सदस्य अभी तक 54 सदस्यों की कुल बात सामने आ रही है, क्योंकि 3 नए सदस्य शामिल भी किए गए हैं, जिसमें ओम प्रकाश राजभर, कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा और दारा सिंह चौहान शामिल है। तो कुल 54 मंत्री, जिनमें कैबिनेट, स्वतंत्र प्रभार और राज्य है, ये सभी बैठक में शामिल होंगे। यूपी के इतिहास में सबसे बड़े फैसले कर लिए जा सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। और इसके अलावा वो फिर प्रयागराज के वीआईपी घाट पर स्नान करने के लिए आएंगे, पूजन करने के लिए आएंगे। ये कितना महत्वपूर्ण है कल का घटनाक्रम, जो उत्तर प्रदेश की यूं कहे कि धर्म नगरी अयोध्या से थोड़ी ही दूर प्रयागराज में महाकुंभ में होने जा रहा है। और इस कैबिनेट बैठक में क्या कुछ हो सकता है, इसके क्या महत्व है, इसके पॉलिटिकल सिनेरियो क्या है, इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ अमरेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ मौजूद है। अमरेंद्र जी, एक बड़ी बैठक है, 2019 में बैठक हुई थी, 2025 में बैठक होने जा रही है। तब अर्ध कुंभ था, तब गंगा एक्सप्रेस में मिला प्रदेश को, अब महाकुंभ है। क्या हो सकता है, क्या धर्मार्थ दृष्टि से एक बड़े प्राधिकरण का गठन हो सकता है जिसकी चर्चा हो रही है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रिलीजियस डेवलपमेंट का एक बड़ा विजन रखते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार रिलीजियस डेवलपमेंट पर बड़ा विजन दिखाया भी है और मुझे लगता है कि अभी महाकुंभ 2025 में भी कुछ ऐसी चीजें सामने आने वाली है कि पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया चौंकने वाली है। और चौंकने की बात यह होगी कि अयोध्या, प्रयागराज और वाराणसी, ये एक ट्रायंगल है
जो भी श्रद्धालु आते हैं प्रयागराज में, वो या तो पहले अयोध्या जाके प्रयागराज आते हैं, फिर वाराणसी बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने जाते हैं, या फिर वाराणसी आते हैं, वहां पर बाबा विश्वनाथ के दर्शन करते हैं, उसके बाद वो प्रयागराज आते हैं और फिर अयोध्या जाते हैं। कुल मिलाकर अयोध्या, प्रयागराज और वाराणसी ये एक ऐसा रिलीजियस ट्राइंगल है कि इस धार्मिक ट्राइंगल पर, इस रिलीजियस ट्राइंगल पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं अभिषेक। और जो भी श्रद्धालु महाकुंभ नगर में आ रहे हैं, 9 दिन में 9 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम तट पे त्रिवेणी में डुबकी लगाई है। पूरी दुनिया का एक इतिहास है, दुनिया के न जाने कितने देशों की जनसंख्या 9 करोड़ नहीं है जितने लोग यहाँ संगम घाट पर त्रिवेणी में डुबकी लगा चुके हैं। और अब क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही इस पूरे महाकुंभ को मॉनिटर कर रहे हैं, पूरे महाकुंभ का नेतृत्व कर रहे हैं, तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी पूरी कैबिनेट के साथ, अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ, पूरी मंत्री परिषद के साथ यहाँ पर एक बैठक करने जा रहे हैं। अरैल जो कि संगम के उस तरफ है, दूसरे छोर पर है, अरैल में एक बहुत शानदार सभागार बनाया गया है। त्रिवेणी संकुल नाम का ये जो सभागार है, उसमें एक कैबिनेट बैठक होगी। हमारी अनादि की उत्तर प्रदेश की टीम भी वहाँ सवेरे से ही मौजूद रहेगी। और आप सब, हमें मालूम है, ढेर सारे कैबिनेट मंत्रियों के साथ में बातचीत भी करोगे और इस संभावना को तलाशोगे कि क्या कुछ होने जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी जो संभावना है वो वाराणसी और प्रयागराज और अयोध्या, इन तीनों के ट्राइंगल को एक में जोड़कर एक बड़ा रिलीजियस जोन बनने की संभावना है। और अगर कैबिनेट के फैसले में कल ये निर्णय हो जाता है तो आप मानिए कि पूर्वांचल के विकास के लिए भी एक बहुत बड़ा काम होगा। यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा निर्णय होगा, क्योंकि अभी तक कहा जाता है कि न भूतो न भविष्य था, ऐसा न कभी कुंभ हुआ था न कभी कुंभ होगा, ये बात सरकार कह रही है। तो क्या कुछ ऐसा फैसला लिया जाएगा जो भविष्य में लेना उचित ही नहीं होगा या उसकी जरूरत ही नहीं होगी? देखिए, कुल मिलाकर आप इस बात को मान लें कि निश्चित रूप से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आध्यात्मिकता और सांसारिकता दोनों की आवश्यकताओं को एक साथ लेकर चलते हैं। उनका जो रिलीजियस डेवलपमेंट का आइडिया है, उनका जो धार्मिक विकास का आइडिया है, वो रिलीजियस डेवलपमेंट का आइडिया लगातार काम कर रहा है और लोग उसे पसंद कर रहे हैं। सिर्फ एक चीज देखिए अभिषेक, कि उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में संगम तट पर जिस समय पर ये महाकुंभ हो रहा है, ये भयानक सर्दी का टाइम, और आप देख रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया के सारे मार्ग जो है उनका छोर प्रयागराज की तरफ मुड़ गया है। सारी सड़कें प्रयागराज आने लगी हैं, ऐसा दिखाई पड़ता है। लोग आते ही जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं और संगम में पवित्र डुबकी लगाते ही जा रहे हैं। केवल संगम में डुबकी नहीं लगाते, वो या 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन स्टे कर रहे हैं पूरे प्रयागराज में। पूरे महाकुंभ नगर की बात हम नहीं कर रहे, हालांकि 30 किलोमीटर में महाकुंभ नगर बसाया गया है, वहां पर कैंप है, वहां पर बहुत सारे टेंट हैं और बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन बावजूद उसके पूरे प्रयागराज शहर में और आसपास के कुछ छोटे कस्बों में, शहरों में, यहाँ तक फूलपुर जो कि यहाँ से दूर पे है, वहां भी कोई होटल, कोई धर्मशाला, कोई स्थान खाली नहीं है। इससे साबित होता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अर्थव्यवस्था बदलने वाली है उत्तर प्रदेश की। बिल्कुल, हाँ, अर्थव्यवस्था पे भी अगर हम बात कर लें तो वो जो चंदन लगाने वाले, जहाँ त्रिवेणी में डुबकी लगाते हैं श्रद्धालु, वहाँ पर जो चंदन लगाने वाले उससे जब बात हुई मेरी, तो जिस दिन बड़ा स्नान था, मकर संक्रांति का स्नान था, उस दिन एक दिन में उस चंदन लगाने वालों को 65,000 रुपए की आमदनी हुई थी। अब से आप सोच सकते हैं कि पूरे महाकुंभ नगर में, चाहे वो चाय बेचने वाले लोग हों, चाहे वो प्रसाद बेचने वाले लोग हों, चाहे आज हमें एक स्पेशल स्टोरी के लिए एक रुद्राक्ष बेचने वाला युवक मिला, जो कि रुद्राक्ष का फल नेपाल में जो होता है, सीधे फल लेकर आया था और उसने अनादि टीवी के सामने उस फल को छील कर अंदर से कैसे पंचमुखी रुद्राक्ष निकलता है वो दिखाया, और उसने कहा 30 रुपए में एक रुद्राक्ष का फल हम बेच रहे हैं और 100 रुपए में 4 बेच रहे हैं। तो पक्का मानिए, एक ड्राइवर से हमने बात की जो कि एक छोटी सी गाड़ी चला रहा है, जिसको परमिशन मिली हुई है, उसने कहा हमें 50 रुपए लेने की परमिशन है चुंगी से लेकर महाकुंभ नगर तक, और उसने कहा हम दिन भर में 5,000 से 10,000 रुपए तक का काम कर रहे हैं। तो ये केवल और केवल ये तो आस्था का महाकुंभ नहीं है अभिषेक, ये उत्तर प्रदेश के विकास का भी महाकुंभ साबित होने वाला महाकुंभ है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे जो दर्शक हैं वो हमें इस वक्त लाइव देख रहे हैं और कल कैबिनेट की बैठक है। सीएम योगी अपने पूरे मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ महत्वपूर्ण फैसले लेंगे और उसके बाद धर्म नगरी में ही वो आस्था की डुबकी लगाएंगे। ये जो पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो, कभी देखा जाता था कि वोट बैंक के लिए या महज राजनीतिक तुष्टीकरण के लिए लोग ऐसी विषम परिस्थितियों में कुछ ऐसे क्रियाकलाप करते थे जिससे वोटरों को लगता था कि राजनीति के लिए ऐसा क्यों हो रहा है। और आज का जो मतदाता है वो जब कुंभ आता है तो बहुत प्रसन्नचित महसूस होता है। क्या लग रहा है कल की कैबिनेट पूरे वैश्विक पटल पर क्या संदेश देगी कि ये देश, ये रामकृष्ण की नगरी, ये माँ पार्वती, भगवान शिव,
माँ गंगा की आस्था में सरोबोर होने वाला देश अब एक नई दिशा की ओर चल चुका है और यहीं से सनातन धर्म के उत्थान और विश्वगुरु बनने की शुरुआत हो चुकी है। देखिए हमसे कुछ साधुओं ने बता, देखिए मैं तो एक पत्रकार हूँ, हाँ। तो मैं तो रिलीजन पर बहुत ज्यादा बात नहीं कर सकता, और पॉलिटिक्स हमारा क्योंकि बीट है हमारी, हाँ। तो उसको हम राजनीति को राजनीति के नजरिए से हम पत्रकार देखते हैं। लेकिन मुझे एक साधु ने बताया कि देखो अमरेंद्र, धर्म ही दीर्घकालिक राजनीति और राजनीति अल्पकालिक धर्म। उसने कहा राजनीति धर्म को आप अलग अलग चश्मे से अगर देखेंगे तो ये कम से कम भारत में नहीं हो सकता। उसने कहा भारत में लोगों की एक जीवन शैली है जो किसी न किसी आस्था से बनी हुई है। और पक्का मानिए, जब इसी बात को मैंने एक सामान्य हमारे मित्र, वो एक गांव के प्रधान है, उनसे हमने पूछा कि भाई प्रधानी का चुनाव आने वाला है, आपकी क्या तैयारी है, चुनाव फिर लड़ोगे? बोला फिर लड़ेंगे भी सर, और फिर जीतेंगे भी। तो हमने कहा ये कैसे? तो उसने कहा हम तय हो गया कि चुनाव हमारी जीत। हमने कहा वो कैसे होगी? उसने कहा मैं यहाँ से वापस जा रहा हूँ और अपने गांव से केवल 3 बसें भर के श्रद्धालुओं को महाकुंभ नगरी में संगम तट पर पवित्र डुबकी लगवा रहा हूँ और प्रधानी का चुनाव में जीत रहा हूँ। तो ये एक बात है जो कि एक प्रधान ने हमसे कही, उनका नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। ये बताइए, करोड़ों लोगों की आस्था, हाँ, 9 दिन में 9 करोड़ आस्था, करोड़ों लोगों की आस्था जब संगम तट पे है। फैसला दर्शकों को बता दे कि एक महत्वपूर्ण फैसला ये भी लिया गया, पहले IC में ये बैठक होनी थी, लेकिन सीएम योगी ने कहा कि जब हम सेक्टर 4 में लेटे हुए हनुमान जी के आसपास कहीं बैठक करेंगे तो श्रद्धालुओं के प्रवेश के मुख्य रास्ते और उनको असुविधा होगी। मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट ने 5 किलोमीटर उस पार का रास्ता चुना। क्या कभी सरकारी अमले में इतनी दया की भावना, इतना जनता के प्रति लगाव देखने को मिलता कि बैठक का स्थान तय कर दिया जाता तो श्रद्धालुओं के लिए? वो समय भी हमने आपने देखा जब मंदिरों में VIP दर्शन के ये निर्णय बिल्कुल स्वागत योग्य है, क्योंकि श्रद्धालुओं का आना, श्रद्धालुओं का संगम तट पे जाना, वहाँ डुबकी लगाना वो उतना ही महत्वपूर्ण है जितनी उनकी आस्था। अब किसी की आस्था है, अपने माँ बाप को लेकर आया, कोई बुजुर्ग है, कोई बच्चा है, कोई महिला है, किसी की उम्र ज्यादा है, और उनको जब VIP मूवमेंट होता है तो ढेर सारी बंदिशें लग जाती हैं और इसी बंदिशों में उनके मार्ग बदल जाते हैं, फिर वो भटके, परेशान हो, चोट चपेट लगे, बीमार हो। हालांकि इसकी भी बहुत बड़ी व्यवस्था है, हम स्टोर भी दिखा चुके हैं कि बिल्कुल संगम तट पे जहाँ डुबकी लगाते हो वहीं पर स्वास्थ्य की व्यवस्था है। लेकिन बावजूद उसके कैबिनेट के निर्णय को हम सही मानेंगे कि उन्होंने अगर निर्णय लिया कि कैबिनेट की बैठक हम अरैल में करेंगे, जो कि पूरे संगम तट के दूसरी ओर है। हालांकि संगम वहां भी है, लेकिन संगम तट के दूसरी ओर और क्षेत्र जो है वहां पर त्रिवेणी संकुल में ये बैठक अब होगी। तो संगम पर सीधे प्रयागराज स्टेशन पर उतरकर, बस स्टेशन पर उतरकर, अलग अलग जंक्शनों पर उतरकर जो लोग संगम नगरी के लिए, संगम तट के लिए महाकुंभ नगर आते हैं, संगम पर जाके संगम में स्नान करने वाले, उन्हें किसी प्रकार की बंदिश का, मुश्किल का, परेशानी का सामना न उठाना पड़े, इसके तहत निर्णय लिया गया है। और ये निर्णय ठीक है। कैबिनेट एक तरफ होती रहेगी और आस्था की डुबकी महाकुंभ नगर में संगम तट पे लगती रहेगी। अच्छा, ये जो कैबिनेट की बैठक है जिसमें तमाम मंत्री आएंगे, चर्चा है जैसे गंगा कॉरिडोर मिला था, जैसे गंगा एक्सप्रेसवे मिला था, वैसे तमाम कई सारे और एक्सप्रेसवे और धार्मिक प्राधिकरण देखने को मिलेगा। अगर ये धार्मिक प्राधिकरण बनता है तो इसमें प्रयागराज भी होगा, इसमें चंदौली भी है, वाराणसी भी है, गाजीपुर है, मऊ है, जौनपुर है। मैं अभी देखिए तो चर्चा है, उस आधार पर हम आपको चर्चा कर रहे हैं। ये जो आसपास के जिले, ये तो मान लीजिए अगर फैसला हुआ तो प्राधिकरण में शामिल होंगे। जो जिले उन प्राधिकरण के जिलों से टच में रहेंगे, क्या आप ये मानते हैं कि पूरा पूर्वांचल बनता है? अगर कैबिनेट फैसला लेती है तो बड़ा विकास का जो रोडमैप है वो साबित होगा। देखिए कुल मिलाकर प्रयागराज जिसे तीर्थों का राजा कहा जाता है, शास्त्रों में प्रमाण है, रामचरितमानस में भी आता है, तीर्थराज प्रयाग बड़ा का, तो प्रयाग तीर्थों का राजा। और दूसरी तरफ वाराणसी की अगर हम बात करें तो वाराणसी जहाँ पर स्वयं बाबा विश्वनाथ विराजमान है गंगा तट पर, जिनके बारे में कहा जाता है कि वाराणसी मात्र भूमि का एक भाग नहीं है, वह बंधन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, अर्पण की धरती है, तर्पण की धरती है, विश्व की सांस्कृतिक राजधानी, पूरे विश्व का सबसे पुराना शहर काशी, और काशी तो अविनाशी है, हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं। तो यदि वाराणसी को, प्रयागराज को जो तीर्थराज है और विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनने की ओर बहुत तेजी से अग्रसर रामनगरी अयोध्या, इसको ट्रायंगल बनाकर एक रिलीजियस कॉरिडोर, एक रिलीजियस जोन बनाया जाता है और उसके समग्र विकास की फैसला इस बैठक में होता है, कैबिनेट बैठक में। तो आप पक्का मानिए, यकीन जानिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत काम होगा। न जाने कितनी चीजें डेवलप हो जाएंगी, कितने ऐसे ठिकाने बनेंगे जहां पर लोग दर्शन के लिए जाएंगे, कितनी ऐसी चीजें निकल के सामने आ जाएंगी
जो लोग ले आकर्षण का, उत्तर प्रदेश उत्सुकता का, कौतूहल का केंद्र होंगी ही होगी, और एक बहुत बड़ा फैसला होगा उत्तर प्रदेश एक हिस्से के लिए। अभिषेक, उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश बनाने का जो संकल्प मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री बनते 2017 में लिया था, और जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 साल काम करते हैं, 2019 में जब अर्धकुंभ आता है तो पूरी कैबिनेट लेके वो अर्धकुंभ में आते हैं, और अर्धकुंभ को ही देखकर कहीं ना कहीं महाकुंभ में लोग आए। ये जो 2017 से सिलसिला शुरू हुआ, जो 2025 तक पहुंचा है, बहुत कुछ बदला देखा आपने, यूपी में बदलते हुए देखा आपने, देखा कि कैसे धर्म, विकास, आस्था सब एक साथ यूपी में एक बस में पहिए की तरह साथ में चल रहे हैं। इस बार की जो कैबिनेट होने जा रही है, और इसके बाद सूबे में विधानसभा के चुनाव भी, और ये जो एक आध्यात्मिक माहौल के साथ एक राजनीतिक माहौल तैयार हुआ, क्या इससे योगी आदित्यनाथ की जो इमेज, जो एक संत, एक महंत, एक कुशल प्रशासक की इमेज है, उसमें और बड़े बदलाव होने जा रहे हैं? और क्या 2027 का चुनाव इस महाकुंभ से प्रभावित होगा? क्योंकि लोग कह रहे हैं जब अयोध्या के मंदिर बनने से 2024 प्रभावित नहीं हुआ, तो महाकुंभ से 27 प्रभावित नहीं होगा, और धार्मिक समागम से राजनीतिक समागम का कोई आपस में तालमेल न हो, कोई संबंध न हो, इससे इनकार नहीं किया। देखिए, मैं फिर से एक बार आपको बताऊंगा, किसी विद्वान ने ही मुझसे बताया कि धर्म और राजनीति को अलग अलग आप भारत में तो नहीं देख सकते। उसने कहा कि धर्म ही दीर्घकालिक राजनीति है और राजनीति अल्पकालिक धर्म है। जहाँ तक सवाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, तो वो गोरख पीठाधीश्वर भी हैं, वो संत हैं, वो महंत हैं, और उनके जीवन से धर्म कभी अलग हो ही नहीं सकता। उनका धर्म चाहे वो गायों की सेवा करते हो, उनका धर्म चाहे प्रातः काल में वो लोगों के जनता दरबार लगाकर जनता की सेवा के लिए निर्देश देते हो, और चाहे वो जो बंदरिया है वो उनके गोद में बैठ के दुलारते हो उसको, और चाहे फिर वो बड़े बड़े हेडिंग बनने वाले फैसले लेते हो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजनीति करते हैं, धर्म की राजनीति नहीं है। वो राजनीति को धर्म की तरह मान रहे हैं, दिखा रहे हैं। और विपक्षी दलों को ये सोचने पर मजबूर भी कर रहे हैं कि अगर योगी आदित्यनाथ पूरी कैबिनेट लेके संगम पहुंच जा रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, क्योंकि विषय आस्था और राजनीति दोनों का है। और आपने अभी स्वयं कहा कि धर्म और राजनीति बहुत अलग नहीं है, धर्म राजनीति है, राजनीति धर्म है। तो आप बताइए कि विपक्ष क्या करेगा? देखिए, विपक्ष, अखिलेश यादव ने अभी अपनी एक प्रेस वार्ता में कहा कि हम सकारात्मक विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करते रहेंगे। विपक्ष को भी सकारात्मक विपक्ष की भूमिका का निर्वहन लोकतंत्र में करना ही चाहिए। अब अगर सकारात्मक विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करना है, विपक्ष के किसी भी नेता को ये मना थोड़े है कि प्रयागराज में आके श्रद्धालुओं के साथ संगम में डुबकी लगा दे। अरे आप भी आ जाओगे, बहुसंख्यक समाज की भावनाएं आपके साथ भी कनेक्ट हो जाएंगी, इसमें मना कहाँ है। लेकिन सबकी अपनी राजनीति है, सबके फैसले वो खुद लेते हैं। हम लोग तो पत्रकार हैं, हम तो उनकी रिपोर्ट पेश करते हैं। लेकिन अगर बात करें कि संगम की तटकी पर डुबकी लगाकर निकला हुआ कोई व्यक्ति अब तक हमको ऐसा नहीं मिला जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा न कर रहा हो। इसके पीछे वजह क्या मानते हैं? इसके पीछे वजह है यहाँ पर व्यवस्थाएं उचित है, इसके पीछे वजह है यहाँ पर इसको विहंगम के साथ साथ बहुत सुंदर दृश्य भी दिया गया। और इसकी वजह है कि प्रदेश का जो मुखिया, जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है, जब राजा खुद किसी धर्मोत्सव को कर्मोत्सव मानकर काम कर रहा हो तो लोगों का उत्साह तो बढ़ता ही है, उत्सुकता तो बड़ी होती है, कौतूहल तुम्हें पैदा होता ही है, और फिर प्रशंसा मुंह से निकल ही जाती है। चाहे ऋषि हो, मुनि हो, योगी हो या आम श्रद्धालु हो, कहीं ना कहीं उनके अंदर भाव तो बन ही जाता है कि हम मुख्यमंत्री। देखिए, हमारे प्रयागराज के जो संवाददाता है पवन पाल, वो भी हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। पवन जी, पूरे दिन आप कवरेज करते हैं मेले में, और जो लोग आते हैं वो व्यवस्थाओं की तारीफ करते हैं। कल की कैबिनेट बैठक बेहद अहम है, किस तरह से देख रहे हैं? आम लोग कल बड़े फैसले की उम्मीद है। देखिए, जब भी धार्मिक स्थलों पे सरकार की कैबिनेट बैठक हुई है, कुछ न कुछ अहम फैसले लिए गए हैं। तो इस प्रयागराज में महाकुंभ में कैबिनेट की बैठक होने, जनता क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस दौरे का दीदार करने के लिए उनको संगम में स्नान करते हुए कैबिनेट के साथ देखने के लिए बेकरार है, या फिर जनता के मन में क्या चल रहा है? देखिए, जो श्रद्धालु आते हैं वो यहाँ पर जो है आस्था की डुबकी लगाने के लिए तो आते ही हैं, पुण्य कमाने के लिए आते ही हैं। वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ की व्यवस्था देखने के लिए भी आते हैं, क्योंकि यह व्यवस्था पूरे विश्व में चर्चित है कि योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ को किस तरह से भव्य, दिव्य और नव्य तरीके से आयोजित। अरैल की क्या तैयारी है? जहां पर बैठक होनी है,
कैबिनेट की। आप अभी गए वहां पर, आपने मौके का जायजा लिया। सुबह हम लोग सब, आप लोग सब साथ चलेंगे कैबिनेट कवर करने। क्या स्थिति है अभी अरैल में, क्या तैयारियां है? प्रशासन पूरी तरीके से जुट गया है? देखिए, अराइल में जहां पर कैबिनेट की बैठक होनी है, वहां की अगर बात करें तो वहां पर विशेष तैयारी चल रही है, क्योंकि कल बैठक होना है। मंत्रिमंडल के 54 मंत्रियों की वहां पर उपस्थिति रहेगी। उसके साथ साथ वहां पर पूरी तैयारी की जा रही है कि किसी तरह की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी वहां पर पूरी तरह से जवान वहां पर अलर्ट कर दिए गए हैं, क्योंकि अहम बैठक है और बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बैठक है और सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके साथ उनके कैबिनेट के कुल मुख्यमंत्री को लेकर 54 सदस्य, और इन 54 सदस्यों के द्वारा कल कुछ बड़े अहम फैसले लिए जाएंगे, जो यूपी के इतिहास में अब तक के बड़े फैसले माने जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि बड़ा फैसला हो सकता है और कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी उम्मीद प्रयागराज, वाराणसी और अयोध्या के लोग लगाकर बैठे हैं। ब्यूरो चीफ अमरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि किस तरह से अगर ट्रायंगुलर एक धार्मिक प्राधिकरण बनता है, जिसकी उम्मीद लोग जता रहे हैं, तो वाराणसी, प्रयागराज और अयोध्या, इनको आपस में कनेक्ट किया जाएगा और इनके बीच में पड़ने वाले जो जिले हैं, जैसे चंदौली, जौनपुर, गाजीपुर और मऊ, ये भी उस प्राधिकरण में शामिल हो सकते हैं। कल की बैठक बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूपी के इतिहास में ऐसा दूसरी बार होने जा रहा है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार 2019 के अर्धकुंभ के बाद 2025 में दूसरी बार प्रयागराज में मां गंगा के द्वार पर आ रही है और मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाना है योगी आदित्यनाथ और उनके सभी सदस्यों को। और माना यह जा रहा है कि कल प्रयागराज से कुछ बड़े फैसले होंगे जो यूपी की अर्थव्यवस्था की दिशा बदलेंगे, यूपी की दशा बदलेंगे, यूपी के बदलते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करेंगे। और माना यह भी जा रहा है कि कल का दिन कितना अहम है, ये इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो श्रद्धालु हैं वो सुबह से ही यहाँ पर पहुंचना शुरू कर दिए हैं। कल मुख्यमंत्री को आना है, स्नान करना है, लोग वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के जो लोगों के मन में भाव है, उसको देखते हुए अंदाजा लगाया जा रहा है कि लोग उनको देखने के लिए बड़ी संख्या में कल पहुंचेंगे प्रयागराज में। बिल्कुल अभिषेक, देखिए महाकुंभ में श्रद्धालु तो लगातार पहुंच ही रहे हैं और कल का दिन काफी अहम, क्योंकि कल वहां पर कैबिनेट की बैठक होने वाली है त्रिवेणी संगम में, जहां एक और स्नान और पूजा को मंत्रिमंडल की इस बैठक का हिस्सा बनाया जा रहा है, जिससे एक अलग संदेश प्रदेशवासियों को दिया जा रहा है। तो वही दूसरी ओर कई अहम फैसले, कई बड़े फैसले होने की उम्मीद जो है वो भी लगाई जा रही है। देखना होगा कि धार्मिक स्थल पर बैठक के क्या मायने निकल कर आते हैं और क्या कुछ बड़े और विशेष फैसले इस दौरान लिए जाते हैं। फिलहाल के लिए तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें, महाकुंभ नगर में कल कैबिनेट की बैठक होने वाली है। यूपी कैबिनेट की बड़ी बैठक अरैल में कल होने जा रही है। विशेष फैसले लिए जा सकते हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के विस्तार को लेकर, इसी के साथ बिजली के निजीकरण को लेकर, गन्ना परामर्शी मूल्यों पर भी चर्चा की जाएगी। तमाम ऐसे फैसले हैं जो कल की इस बैठक में लिए जाने हैं। देखना होगा कि क्या कुछ इस बैठक में निकलकर सामने आता है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।